ADHD होता है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो आजकल पेपा पिग, कोकोमेलन बहुत ही पॉपुलर हो रहे हैं, ठीक है। तो ये बच्चे के ग्रोथ पे और ब्रेन पे क्या इफेक्ट डालते हैं? यूजुअली हम लोग एज अ साइकोलॉजिस्ट मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि आप ये इस तरह के जो कार्टून्स होते हैं वो बच्चों को ना दिखाएं। तो मैम जेंटल पेरेंटिंग सही है फिर ओल्ड स्कूल पेरेंटिंग सही है? जो अब के पेरेंट्स हैं, जो अब न्यू पेरेंट्स बन रहे हैं, वो इस तरह से भी करते हैं कि नहीं, जो चीज़ शायद हमें फील हुई वो हमारे बच्चे को फील ना हो, तो उस वजह से जेंटल पेरेंटिंग जो आप कह रहे हो वो ये वाली है। पेरेंटिंग के 3 गोल्डन रूल्स कौन से हैं? फर्स्ट तो ये हो सकता है कि आप बच्चे की इमोशनल रेगुलेशन को इम्पोर्टेंस दें। सेकेंड, बच्चे का प्ले बिहेवियर डेवलप करें। थर्ड हो सकता है कि आप कुछ भी करें लेकिन उसमें बैलेंस क्रिएट करें। हेलो एवरीवन, मैं आद्या, स्वागत है फिर से आपका हमारे TST चैनल पर। तो आज हमारे साथ जुड़ चुकी है गुरप्रीत जी, जो आज इस वीडियो में बताने वाली है कि बच्चे कार्टून्स वगैरह देखते हैं वो हम उनकी लाइफ को कितना अफेक्ट करते हैं, पेरेंट्स अपने बच्चों पे मेन क्या ध्यान देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए, और उनका कैसे ग्रोथ पे ध्यान होना चाहिए। तो आइए जानते हैं और इनका वेलकम करते हैं। हेलो मैम। हेलो, कैसी हैं? मैं बढ़िया हूँ, आप बताओ कैसे हो? बढ़िया। आजकल मैम क्या हो रहा है कि जो वर्ल्ड है हमारा वो आजकल बहुत ज़्यादा डिजिटल हो रहा है, लेकिन बच्चों की ग्रोथ पे कितना इफेक्ट डाल सकता है, किस हद तक? क्योंकि आपने बिल्कुल सही बोला कि आजकल बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, तो हमारे पास बहुत सारे गैजेट्स हैं, फ़ोन्स हैं, टीवी है, लैपटॉप्स हैं, आईपैड्स हैं। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बच्चों के लर्निंग में बहुत ज़्यादा लर्निंग को बहुत ज़्यादा हैम्पर कर रहे हैं। बच्चों की सोशल स्किल्स को बहुत ज़्यादा हैम्पर कर रहे हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हम एक बैलेंस क्रिएट करें, हम एक टाइम लिमिटेड स्क्रीन्स बच्चों को प्रोवाइड करें। स्क्रीन्स प्रोवाइड करना गलत नहीं है, बट हाँ, अगर हम उसको अच्छे तरह से यूज़ करें तो वो कहीं ना कहीं बेनिफिशियल भी हो सकती है, लेकिन अंडर पेरेंटल सुपरविजन। बहुत ज़रूरी है कि पेरेंट्स सुपरवाइज करें कि मेरा बच्चा फ़ोन में या टीवी पे क्या देख रहा है, और लर्निंग बेस्ड या एक्टिविटी बेस्ड कोई वीडियो है, या फिर उसमें बच्चा कुछ सीख रहा है, या फिर सिर्फ रोड लर्निंग नहीं है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि जैसे आजकल बच्चे ABCD सीख जाते हैं स्क्रीन से, लेकिन वो उसी टोन में ही सीखते हैं जिस टोन में उन्होंने बोला है। तो ये इस चीज़ का नेगेटिव पॉइंट भी है कि चाहे आप एक एकेडमिक बेस्ड या लर्निंग बेस्ड वीडियो दिखा रहे हो, लेकिन बच्चा सिर्फ उसी तरह सीख रहा है, तो वो रोट लर्निंग होगी, वो कम्युनिकेशन या वो अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई उस कॉन्सेप्ट की। तो बहुत ज़रूरी है ये समझना भी एज पेरेंट्स कि बच्चा जो भी देख रहा है वो सिर्फ उस चीज़ को उस तरह से नहीं लर्न कर रहा, लेकिन उस चीज़ को समझ भी रहा है कि उसके पीछे का पॉइंट क्या है। सेकेंडली, कि बच्चा सिर्फ बहुत सारे पेरेंट्स उसको स्क्रीन्स को एज अ रिवॉर्ड भी यूज़ करते हैं कि चल अगर हम थोड़े से बिजी हैं, या फिर तुम ऐसे कर लो तो तुम्हें फ़ोन मिल जाएगा, या तुम ये काम कर दो तो तुम गाने सुन लेना, या ये कार्टून देख लेना, जो कि अगेन गलत है, क्योंकि हम स्क्रीन को बहुत पॉजिटिवली शो कर रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं बच्चे के आगे, तो उसे उस चीज़ का और चाह भी होगी और उस चीज़ के लिए वो और मांगेगा भी। अगेन वो रिवॉर्ड सिस्टम जो हम बना देते हैं स्क्रीन को लेकर या कभी कभी कुछ खाने को लेकर, तो वो चीज़ें भी बच्चों के माइंड में गलत इम्पैक्ट डालती हैं। सो बहुत ज़रूरी है एक बैलेंस क्रिएट करना, सुपरवाइज करना बच्चा क्या देख रहा है, किस तरह का कंटेंट देख रहा है। बहुत बार पेरेंट्स बहुत बार बच्चे जो है वो गलत कंटेंट भी देखते हैं जो उनकी एज के हिसाब से नहीं होता है, तो उससे भी कुछ गलत बातें सीख सकते हैं जो उस एज में बच्चे को नहीं सीखनी चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि ध्यान रखना कि आपका बच्चा क्या देख रहा है, कितना टाइम स्पेंड कर रहा है स्क्रीन पे, और उससे उसकी लर्निंग पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसकी अंडरस्टैंडिंग पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, और कितना बैलेंस क्रिएट कर रहा है। जैसे मैम आपने कार्टून की बात की, तो आजकल पेपा पिग, कोकोमेलन बहुत ही पॉपुलर हो रहे हैं, ठीक है। तो ये बच्चे के ग्रोथ पे और ब्रेन पे क्या इफेक्ट डालते हैं? जैसे ये वाले जो आपने नाम लिए, कोकोमेलन, पेपा पिग वाले जो कार्टून्स हैं, ये राइम्स वाले चैनल्स हैं जो
इस तरह के कंटेंट बनाते हैं, वहाँ पर उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि वो उनमें बहुत ज़्यादा फ्लैशी कलर्स हैं, वाइब्रेंट कलर्स हैं उन वीडियोस में, बहुत सारे साउंड इफेक्ट्स हैं, बहुत सारी मूवमेंट्स हैं जो कहीं ना कहीं बच्चे में डोपामिन रिलीज करता है। जितना बेसिकली डोपामिन एक हमारा हैप्पी हार्मोन है, तो जितना डोपामिन रिलीज होता है उतना बच्चा ज़्यादा, कह सकते हो आप, एडिक्ट होता है टुवर्ड्स द स्क्रीन, जो कि एक हार्मफुल इफेक्ट डालता है बच्चे के ऊपर। तो और इसी वजह से बच्चों में एक, कह सकते हैं, एक स्टबर्ननेस शो होती है, मतलब देखने को मिलती है, या फिर एक अग्रेशन देखने को मिलता है, या एक एडिक्शन देखने को मिलता है कि मुझे वो चीज़ चाहिए ही चाहिए। और ऑन टॉप ऑफ दैट, क्योंकि स्क्रीन एक वन वे कम्युनिकेशन है, तो बच्चा वो चीज़ें नहीं सीख पा रहा जो उस उम्र में उसको सीखनी चाहिए। ऑल्सो आप जिस तरह के कार्टून्स की बात करते हो, तो हमें ये देखना बहुत ज़रूरी है कि वो कार्टून में वो कंटेंट किस तरह का दिखा रहे हैं, कि वो जो पर्टिकुलर जो कार्टून है, जो प्रोटैगनिस्ट है, लीड कार्टून है, वो क्या, किस तरह का बिहेवियर शो कर रहा है, वो किस तरह की एपिसोड्स बनाते हैं कि बच्चे को वो क्या लर्निंग प्रोवाइड कर रहा है। सो ये चीज़ देखना भी बहुत ज़रूरी है। यूजुअली हम लोग एज अ साइकोलॉजिस्ट, मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि आप ये इस तरह के जो कार्टून्स होते हैं वो बच्चों को ना दिखाएं, क्योंकि इसमें बहुत सारी मूवमेंट्स हो रही हैं, बहुत सारे कलर्स आ रहे हैं, बहुत सारी बातें हो रही हैं ऐसी जो शायद बच्चों को उस उम्र में नहीं सीखनी चाहिए या नहीं अवेयर होना चाहिए। क्योंकि और ये हमें बच्चों को सोशल इंटरेक्शन से भी दूर करता है, हमारी रियल लाइफ चीज़ों से भी दूर करता है। क्योंकि देखा जाए तो हम जनरली हमारे आसपास चीज़ें बहुत ज़्यादा कलरफुल या उतनी फ्लैशी नहीं होती, उतनी वाइब्रेंट कलर्स नहीं होते। हम हमेशा उस तरह से बात नहीं करते जिस तरह से कार्टूनिश लैंग्वेज, कार्टूनिश जो कैरेक्टर्स होते हैं कि अरे वाह ये करेंगे, ऐसे होगा, हम बच्चों के साथ हर टाइम उस तरह से बात नहीं कर पाते। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं बच्चों में को लगता है कि हाँ ये फ़र्क है। सो जो चीज़ उनको रियलिटी से दूर करती है, जो चीज़ उनको रियलिटी में इंटरेस्ट ही नहीं लाने देती, जो कि अल्टीमेटली इम्पैक्ट करती है बच्चों की सोशल स्किल्स पे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम ये चीज़ देखें कि हम टाइम लिमिट करें, टाइम बाउंड करें और ट्राई करें कि हम वो चीज़ें दिखाएं जहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्लैशी कलर्स नहीं है, वो उस तरह की वीडियोस दिखाएं, रियल लोगों की वीडियोस दिखाएं, ना कि कार्टूनिश वीडियोस दिखाएं जहाँ पर बहुत सारे कलर्स आ रहे हैं, साउंड इफेक्ट्स आ रहे हैं, मूवमेंट्स हो रही हैं, क्योंकि वो बच्चे को नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। तो मैम जेंटल पेरेंटिंग सही है, फिर ओल्ड स्कूल पेरेंटिंग सही है? 4 टाइप्स ऑफ पेरेंटिंग होती है। फर्स्ट होती है अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग। अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग होती है, जिसमें पेरेंट्स रूल्स बनाते हैं, बच्चों को डिसिप्लिन सिखाते हैं कि, और बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं कि जिस तरह के रूल्स हमने बनाए हैं वो आपको मानने होंगे। उसमें कुछ फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। इसके अलावा सेकेंड होता है परमिसिव पेरेंटिंग। परमिसिव पेरेंटिंग होती है जहाँ पर कोई रूल्स नहीं है, कोई रेगुलेशंस नहीं है, बच्चों से बहुत प्यार है, लेकिन बच्चों की डिमांड्स को माना जाता है, सुना जाता है, एक्नॉलेज किया जाता है। थर्ड आती है निग्लेक्टिव पेरेंटिंग, जहाँ पर अगेन कोई रूल्स नहीं है, कोई रेगुलेशंस नहीं है, बट पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट भी नहीं है, जहाँ पर हम कहते हैं कि बच्चा निग्लेक्टेड फील कर रहा है। इसके अलावा जो फोर्थ आता है दैट इज अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग, जहाँ पर हम ये कहते हैं कि पेरेंट्स कुछ रूल्स बनाते हैं और अगर उन्हें लगता है कि बच्चों के हिसाब से उन रूल्स को मॉडिफाई करने की ज़रूरत है तो वो भी करता है। सो उसमें कहीं ना कहीं एक बैलेंस क्रिएट किया गया है कि कुछ तुम हमारी सुनो, कुछ हम तुम्हारी सुनेंगे, इस तरह से। जो हमारी ओल्ड स्कूल पेरेंटिंग थी वो बहुत ज़्यादा अथॉरिटेरियन थी, फर्स्ट वाली, कि जो मैंने कहा वो मानना होगा। नॉट लाइक, अब इसका मतलब ये नहीं कि सारे पेरेंट्स ही ऐसे थे, मोस्टली पेरेंट्स इस तरह से फंक्शन करते थे अपने बच्चों के साथ। आजकल बहुत बार ऐसे हो गया है कि पेरेंट्स परमिसिव पेरेंटिंग भी करते हैं, जहाँ पर
स्पेशली जो मिलेनियल्स, जो अब के पेरेंट्स हैं, जो अब न्यू पेरेंट्स बन रहे हैं, वो इस तरह से भी करते हैं कि नहीं, जो चीज़ शायद हमें फील हुई वो हमारे बच्चे को फील ना हो, तो उस वजह से जेंटल पेरेंटिंग जो आप कह रहे हो वो ये वाली है, परमिसिव पेरेंटिंग है। कि बच्चे को कोई हम इतना ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर रहे हैं या हम उसको रोक नहीं रहे हैं, जिसमें अगेन कोई हार्म नहीं है, बट हाँ उसमें कोई रूल्स भी नहीं है, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस ये हो सकते हैं कि बच्चा ज़्यादा अपनी चीज़ें मनवाना पसंद करता है, अपने हिसाब से चीज़ें करना पसंद करता है, जो कि कहीं ना कहीं अगेन पेरेंट्स के लिए कभी कभी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। बच्चा सेल्फ डायरेक्टेड हो सकता है। सो आई वुड सजेस्ट कि एक बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है कि हम कुछ अपनी भी मनवाएं, कुछ बच्चे की भी सुने, और इस तरह से कुछ रूल्स बच्चे को सीखने भी आने चाहिए, और कुछ पेरेंट्स को भी एक्नॉलेज करना आना चाहिए कि मेरा बच्चा मुझसे क्या चाहता है। राइट। आई थिंक ओल्ड स्कूल और आजकल की जेंटल पेरेंटिंग में ये फ़र्क है कि दोनों को बैलेंस करके चलें। बिल्कुल जी। तो ADHD में और नॉर्मल शरारत में क्या डिफरेंस है मैम? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ADHD होता है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। अब हम ये कहते हैं कि हर बच्चा जो एक्टिव है, ज़रूरी नहीं है वो हाइपर एक्टिव भी होगा। एक्टिव बच्चा क्यूरियस होता है, लेकिन वो इम्पेशेंट नहीं होता। उसको चीज़ें एक्सप्लोर करना पसंद होता है, लेकिन वो दूसरों की बात भी समझता है, वो वेट करना जानता है, कोऑपरेट करना जानता है बच्चों बाकियों के साथ। तो ये बहुत ज़रूरी है दोनों में डिफरेंशिएट करना, कि हर एक्टिव बच्चा ज़रूरी नहीं है कि वो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर में ही लाई करेगा। क्योंकि एक्टिव बच्चा हो सकता है कि वो अपनी चीज़ें मनवाना जाने, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो दूसरे की कही हुई चीज़ों को नकार दे या मना कर दे कि नहीं, जो तुम कह रहे हो वही गलत है, जो मैं कह रहा हूँ वही सही है। सो इस तरह से हम देख सकते हैं एक्टिव बच्चे को उछलना, कूदना, हंसना, गाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर हम उसे बैठने के लिए बोले तो उसे बैठने में कोई दिक्कत भी नहीं होगी, वो बैठ भी जाएगा। तो ये बहुत फर्क है। एक जो हम हाइपर एक्टिव बच्चा जो लाए करता है ADHD में, उसमें ये कॉपरेशन, प्ले बिहेवियर, नेगोशिएशन, अंडरस्टैंडिंग, रूल फॉलोइंग, पेशेंस, ये सब चीज़ें, या फिर सिटिंग टॉलरेंस, ये सब चीज़ें हो सकता है थोड़ी सी कम हो। इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि get yourself assess your child with somebody who is professional। बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बच्चे को असेस करवाएं अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा एक लिमिट से आगे बढ़कर कुछ चीज़ें या कुछ सिम्टम्स शो कर रहा है, क्योंकि हर बच्चा जो एक्टिव है वो ADHD में लाई नहीं करता। बिल्कुल। तो जब मैम पेरेंट्स जो होते हैं वो बच्चों को ईटिंग मतलब सब्जी या फिर हेल्थी फूड देते हैं, तो वो बच्चे मना कर देते हैं, लेकिन उस टाइम पे पेरेंट्स सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? पेरेंट्स सबसे बड़ी गलती उस टाइम पर ये करते हैं कि वो बच्चे को दूसरा ऑल्टरनेटिव ऑप्शन दे देते हैं जी, या फिर जो बच्चे को या फिर वो बच्चे के पीछे भागते रहते हैं और सारा टाइम वो खाना वहीं रखा रहता है। बिल्कुल। तो बहुत ज़रूरी है कि मेक श्योर करना कि आप जो खाना बच्चे को दे रहे हो, आप सबसे पहले तो उस खाने को इंट्रोड्यूस करो, बच्चे के साथ बात करो उसके बारे में। ऑल्सो आप वो खाना उसके सामने खाओ। तो जब भी बच्चे मोस्टली जितने भी बच्चे फसी ईटर्स होते हैं या फिर खाना हेल्दी खाना पसंद नहीं करते हैं, बहुत बार ऐसे होता है कि हम उनको वो खाना या तो कुछ दूसरा ऑल्टरनेटिव दे रहे हैं या फिर हम वेट कर रहे हैं कि वो 4 घंटे के बाद वो खाना खा लें। तो ये वाली चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, स्केड्यूल मेंटेन करना बच्चों का कि ये उनके खाने का टाइम है या इनके खेलने का टाइम है या इनके पढ़ने का टाइम है। इन चीज़ों से बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। प्लस आप क्या कर रहे हो बच्चे के सामने, अगर आप कुछ जंक खाना खा रहे हो तो आप बच्चे से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो हेल्दी खाएगा। सो आपको ट्राई करना पड़ेगा कि आप उसके सामने खाओ। प्लस अगर बच्चा छोटा है
तो और खाना सीख रहा है, खाने को एक्सप्लोर कर रहा है, तो उसको खेलने दो खाने के साथ, उसको खाने दो जिस तरह से वो खा रहा है। अलग अलग तरह का खाना प्रेजेंट करो हर बार, कुछ बार कुछ खट्टा दो, कुछ बार कुछ मीठा दो, नेचुरली खट्टा और मीठा दो। और इस चीज़ का ध्यान रखो कि बच्चे ने हर एक खाना एक बार एक्सप्लोर किया हुआ है, सो दैट उसको हैबिट हो हर तरह का खाना खाने की। बिल्कुल। तो छोटे बच्चों में मैम फोर्स फीडिंग जैसे करते हैं पेरेंट्स कि भाई ये खा लो, तो वो आगे जाके फ्यूचर में प्रॉब्लम क्रिएट्स करता है। आई थिंक फोर्स फीडिंग ना करने के बजाय पेरेंट्स को एक टाइम शेड्यूल बना देना चाहिए कि अगर मैंने कहा कि आपको ये खाना खाना है तो आपके पास उतना ही खाना, आपके पास उतना ही टाइम है, आपको वो खाना है। आप उसमें एक रोटी है तो आप उसमें पूरी रोटी खा सकते हो, अगर आपने आधी रोटी खाई है तो दैट्स अपॉन यू ओनली। क्यों? क्योंकि आजकल ये चीज़ हो गई है कि जो पेरेंट्स मेन गलती करते हैं वो ये समझते हैं कि खाना हमारी नीड, मतलब बच्चे की नीड नहीं है, वो हमारी नीड है कि हम उसको खिलाएं। जबकि देखा जाए तो खाना हमारी बेसिक ड्राइव है। हंगर और थर्स्ट हमारी एक ह्यूमन की एक बेसिक ड्राइव्स है। मैं अगर खाना नहीं खाऊंगी तो मुझे भूख लगेगी, है ना। लेकिन आजकल क्या हुआ है कि पेरेंट्स की नीड हो गई है बच्चों को खिलाना, रादर देन बच्चों की नीड हो गई है अपना खाना खाना। उस वजह से पेरेंट्स बहुत बार बच्चों को ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस भी दे देते हैं कि चलो बिस्किट खा ले, चल कोई बात नहीं मैगी खा ले, चल कुछ तो खाया इसने, लेकिन उसमें न्यूट्रिशन नहीं रहा, ठीक है, जो कि अल्टीमेटली बच्चे की हैबिट को ही इम्पैक्ट कर रहा है कि मुझे ये नहीं खाना तो मुझे वो मिल जाएगा, है ना, मुझे तो जो खाना है वो मुझे मतलब करना ही है। हाँ। प्लस बच्चे को भूख का कॉन्सेप्ट आजकल कम होता जा रहा है क्योंकि हम भूख लगने से पहले ही उसे कुछ ना कुछ ऑप्शन दे रहे हैं, अच्छा ये खा ले, अच्छा ये खा ले, अच्छा ये खा ले। सो ये वाली चीज़ें भी बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। सो फोर्स फीडिंग ना करने के बजाय बच्चों को एक टाइम लिमिट, टाइम बाउंड करना चाहिए। और अगर वो ना खाए सो लेट द चाइल्ड अंडरस्टैंड कि खाना मेरी नीड है, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना है। और अगर बच्चा कभी खाना मिस भी करता है तो उसमें पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर उसे भूख लगेगी तो वो दोबारा से खा लेगा और वो आपसे ही मांगेगा खाना। राइट। सो rather than पुशिंग द चाइल्ड कि नहीं और खा ले, एक बाइट और खा ले, एक बाइट और खा ले, क्योंकि ऐसे करने से हम बच्चे को खाने से प्यार तो नहीं करवा रहे हैं। क्योंकि ऑब्वियसली अगर हम किसी चीज को पुश कर रहे हैं, बच्चे को फोर्स कर रहे हैं, तो उसको वो चीज करने में मजा नहीं आ रहा है। वी वुड वांट कि बच्चा अपनी खुशी से खाए। क्योंकि कभी आपने देखा है, आपने बच्चे को बोला हो कि कुरकुरे एक बाइट खा ले, एक बाइट और खा लेना, मैगी एक और बाइट खा लेना। क्यों? क्योंकि उसको मजा आ रहा है वो खाने में। तो अगर हम ये ट्राई करें कि हम जो हेल्दी खाना है उसको इंटरेस्टिंग बनाएं, तो हमें ये फोर्स फीडिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। राइट, बिल्कुल। ईटिंग को लेके और स्क्रीनिंग को लेके पेरेंट्स का सबसे कॉमन मिथ क्या है? सो ईटिंग को लेके सबसे बड़ा मिथ तो यही है कि मेरा बच्चा कुछ भी खा ले, कि कुछ भी खा ले इसका पेट भर जाएगा। सो दिस इज अगेन अ वेरी बिग प्रॉब्लम नाउ डेज, क्योंकि पेरेंट्स को लगता है कि इसने कुछ तो खा ही लिया ना। तो ये वाली चीज़ें बहुत ज़रूरी है समझना कि कुछ भी खाना इज नॉट अ हेल्दी ईटिंग हैबिट विच कैन अल्टीमेटली इम्पैक्ट द चाइल्ड। क्योंकि बच्चे को फिर वो कुछ भी खाना ही ज़्यादा अच्छा लगने लग जाता है, जो कि पेरेंट्स फिर बाद में कहते हैं कि इसका वेट गेन नहीं हो रहा है, या फिर बहुत बार ओबेसिटी की प्रॉब्लम्स बढ़ने लग जाती है बच्चों में। विद रिस्पेक्ट टू स्क्रीन, सबसे बड़ा मिथ है कि बच्चों को हम जब गाने सिखाते हैं या ये ABCD लर्निंग कॉन्सेप्ट सिखाते हैं तो बच्चा इससे सीख जाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स मेरे पास आते हैं और बोलते हैं कि मैम इसने ना स्क्रीन देख के पूरी ABCD सीख ली, इसको तो 1 2 3 सारा आ गया इसको। लेकिन क्या बच्चे को समझ आया वो A का मतलब क्या है? क्या उसे समझ आया कि वो एप्पल का मतलब क्या है? उसने ये समझ लिया A फॉर एप्पल होता है, बट उसे क्या पता है, क्या उसे ये पता है कि एप्पल रेड कलर का होता है, एप्पल राउंड होता है, एप्पल कट करके खाते हैं, एप्पल एक फ्रूट होता है? क्या उसे ये कॉन्सेप्ट्स पता है? तो ये वाला एक बहुत कॉमन मिथ है स्क्रीन्स को लेके। तो मैम कभी ऐसा भी होता है कि जब बच्चे बोर हो जाते हैं तो उनका ब्रेन ज़्यादा क्रिएटिव हो जाता है? एज साइकोलॉजिस्ट हम ये बोलते हैं कि जितने भी टॉयज होते हैं वो कभी भी बैटरी ऑपरेटेड नहीं होने चाहिए। क्यों? क्योंकि वो टॉय ना कुछ काम, वो बस बच्चे ने टॉय ऑन किया, उसका बटन ऑन किया और वो चलने लग जाता है।
कोई टॉय डांस कर रहा है, कोई टॉय के लाइट्स चल रही हैं, कोई टॉय म्यूजिक चल रहा है किसी में, उसमें बच्चे की अपनी कोई क्रिएटिविटी नहीं होती। मजा आ रहा है, एंटरटेनमेंट पूरा हो रहा है, बट अपना कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जिसकी वजह से वो एक बच्चे में कोई अपनी कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही है। ऑन द कॉन्ट्ररी, जब हम कुछ इस तरह के टॉयज बच्चे को देते हैं जो कि बहुत ज़्यादा मल्टी फंक्शनिंग होते हैं, लेकिन वो उससे आपको समझ नहीं आता है मैं क्या बनाऊं, तो वो हमें देख के लग रहा है कि हाँ ये तो बहुत बोरिंग सी चीज़ें हैं, जैसे कि बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, या फिर बहुत सारे टॉयज आते हैं जहाँ पर ब्लॉक्स रिलेटेड रेनबो टॉयज आते हैं, जहाँ पर बच्चे को सिर्फ एक कुछ ब्लॉक्स रखे हुए हैं और उन्हें कुछ बनाना है उसका, तो उन टॉयज में कुछ है नहीं है ऐसा कि वो अपने आप में मतलब एंटरटेनिंग है। लेकिन जब बच्चा उसको यूज करता है अलग अलग तरीके से, एक के ऊपर लगाना है, एक के साथ लगाना है, या फिर उसका कुछ नया बनाना है, कुछ कर्व वाले टॉयज होते हैं, कुछ स्टैंडिंग वाले टॉयज होते हैं, कुछ स्लीपिंग वाले टॉयज होते हैं, तो कुछ राउंड टॉयज होते हैं, अलग अलग शेप्स के टॉयज होते हैं, तो उससे वो टॉयज अपने आप में बहुत देखा जाए तो बहुत बोरिंग टॉयज होते हैं, बट बच्चा उससे क्रिएटिविटी सीखता है, उससे प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग सीखता है, उससे अपने ब्रेन की ग्रोथ, उसकी कॉग्निटिव ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है। सो यस, अगर हम कहें कि बोर्डम विद रिस्पेक्ट टू इस तरह से है कि हमें क्या करना है तो क्या नहीं करना है, वो कहीं ना कहीं बच्चे को हेल्प करता है, बट हाँ ऑब्वियसली इफ़ यू फील कि निगलेक्ट हो रहा है बच्चा, निगलेक्टेड नहीं होना चाहिए, बॉर्डम निगलेक्शन का एक पार्ट नहीं होना चाहिए कि बच्चा अपना खेल रहा है, हर टाइम ही अपना खेल रहा है, निगलेक्ट हो रहा है और बच्चा बोर हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं उसको नेगेटिवली में भी इम्पैक्ट करेगा, बिकॉज कभी तो बच्चा चाहेगा कि मेरे साथ कोई और खेले, कोई सिबलिंग खेले, या मेरा कोई पेरेंट खेले, ग्रैंड पेरेंट खेले। तो अगेन हर एक चीज़ को मैं कहूँगी कि बैलेंस करना ज़रूरी है। बोर्डम अच्छा है क्रिएटिविटी के लिए, लेकिन ज़्यादा बोर्डम नहीं होना चाहिए कि वो निगलेक्टेड फील कराए बच्चे को। पेरेंटिंग के 3 गोल्डन रूल्स कौन से होंगे? फर्स्ट तो ये हो सकता है कि आप बच्चे की इमोशनल रेगुलेशन को इम्पोर्टेंस दें, एक्नॉलेज करें कि वो खुश है या उदास है या गुस्सा है, उसके इमोशंस को लेबल करें और उसको सिक्योर और लव्ड फील करवाएं। अगर वो गुस्सा भी कर रहा है तो उस इमोशन को, इस नेगेटिव इमोशन को भी एक्नॉलेज करें और हेल्प करें उसे समझने में, उस इमोशन को, और उससे कोप अप करने के लिए। सेकेंड, बच्चे का प्ले बिहेवियर डेवलप करें, सोशल इंटरेक्शन डेवलप करें, जिससे कि उसकी सोशल स्किल्स डेवलप होती हैं, इमोशनल वेलबींग बच्चे का बढ़ता है और कॉग्निशन बढ़ता है। सो इन सब चीज़ों पर बहुत ध्यान रखना, जो प्ले के थ्रू आप बहुत कर सकते हो। तो बच्चे के साथ खेलें, इंटरैक्ट करें, बातें करें उसके साथ, उसके साथ टाइम स्पेंड करें। थर्ड हो सकता है कि आप कुछ भी करें लेकिन उसमें बैलेंस क्रिएट करें। अगर आप खाने की बात करते हैं, या आप कहीं एकेडमिक्स की बात करते हैं, आप करिकुलर एक्टिविटीज़ की बात करते हैं, या प्ले की बात करते हैं, हर एक चीज़ में एक बैलेंस क्रिएट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप रूल फॉलोइंग की बात करते हैं तो अगेन उसमें नेगोशिएशन का स्कोप रखें, बैलेंस क्रिएट करें। एक्सट्रीमिज्म किसी भी चीज़ का गलत हो सकता है, तो एज पेरेंट आप कोई भी डिसीजंस अपने बच्चे के लिए ले रहे हैं तो उसमें आप एक बैलेंस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। मैम, पेरेंट्स ना बच्चों में ये मतलब बोलते हैं कि बॉयज़ है तो रोना नहीं चाहिए, गर्ल्स है तो आर्ग्यू नहीं करना चाहिए, तो ये बच्चों पे कितना इफेक्ट डालता है? ये चीज़ बच्चों में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है, और छोटे होते से ही ना हमें ये चीज़ देखने को भी मिलती है। जैसे कि अगर कोई बॉय है तो उसको मोस्टली पेरेंट्स कार्स देते हैं एज अ टॉय, या फिर रिलेटिव्स एज अ टॉय, और कोई गर्ल है तो उसको किचन टॉयज देते हैं, जो कि अगेन एक बहुत जेंडर बायस्ड टॉयज है। जबकि आजकल जो हम देखते हैं वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है बच्चों में चीज़ें, कि जैसे आजकल बच्चे बॉयज़ मोस्टली किचन जो आइटम्स होती हैं उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, कि खाना पकाना है या देखना है। प्रिटेंड प्ले जब करना बच्चे सीखते हैं, या आसपास देखते हैं अपने लोगों को किचन में काम करते हुए, तो उन्हें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। सिमिलरली
लड़कियों को टॉयज में, कार्स में या फिर मशीनरी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। तो आई गेस पेरेंट्स को ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि हमें इस तरह के जो स्लैंग्स है, जो वर्ड्स हैं, वो बच्चों के सामने यूज़ नहीं करने हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उनको नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है उनकी साइकी पे कि मैं लड़का हूँ तो मुझे ये चीज़ करनी है, या ये मैं लड़की हूँ तो मुझे ये चीज़ करनी है। अगर हम किसी लड़के को ये कहते हैं, किसी बॉय को ये कहते हैं कि तुम्हें रोना नहीं है, या लड़के रोते नहीं है, जो बहुत कॉमनली यूज़ होता है, तो वो उसके इमोशनल स्टेबिलिटी को सप्रेस करता है। उसको ये दिखाता है कि नहीं, मुझे अपने इमोशंस को शो नहीं करना है। उसको एक्सप्रेस करने में एक रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, जो कि अगेन कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि कभी कभी कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा लो सेल्फ एस्टीम के हो जाते हैं कि वो कभी किसी से शेयरिंग करना पसंद नहीं करते, अपने इमोशंस को दिखाते नहीं हैं, या फिर कुछ और उल्टा हो जाता है कि ज़्यादा गुस्से में होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यही एक तरीका है अपने इमोशंस को बाहर निकालने का। तो और लड़कियों में भी ये चीज़ होती है, कभी कभी बच्चे बहुत ज़्यादा रिटेलिएट करते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, या चीज़ें तोड़ते हैं या फेंकते हैं, या फिर इतने ज़्यादा अपने कंफर्ट जोन में हो जाते हैं कि वो किसी को एक बाउंड्री क्रिएट कर लेते हैं कि किसी को उस बाउंड्री के अंदर आने ही नहीं देते। कभी कभी पेरेंट्स मैम एक बच्चे पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, एक बच्चे पे नहीं देते, तो वो कैसे अफेक्ट करता है बच्चों पर? इसको ना हम सिबलिंग राइवलरी के नाम से जानते हैं। Right. अब ऐसा नहीं होता कि पेरेंट्स अपने बच्चों को बराबर का प्यार नहीं करते, बट क्योंकि फॉर देम उनके सब बच्चे बराबर होते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चों में ये चीज़ें आ जाती हैं कि मम्मी आप ना भाई को ज़्यादा प्यार करते हो, या ना आप ना दीदी को ज़्यादा प्यार करते हो, आप मेरे साथ नहीं खेलते हो। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है फर्स्ट एक्नॉलेज करना। अगर आपका बच्चा आपको ये कहता है कि आप मुझसे प्यार नहीं करते, आप अपने मतलब उसके भाई से या बहन से प्यार करते हो, तो एक्नॉलेज करें कि मैं समझ रही हूँ कि आपको ये चीज़ बुरी लग रही है, कि वो एक पर्टिकुलर सिनेरियो। आप उस सिचुएशन के बारे में बात कर सकते हो कि कि अच्छा वो ऐसा हुआ था तो आपको ये चीज़ लगी, मम्मा ध्यान रखेंगी अगली बार से। इससे ये होगा कि एज पेरेंट आप एक्नॉलेज कर रहे हो कि मैं समझ रही हूँ कि आपको ये चीज़ बुरी लगी है, और एज अ चाइल्ड आप भी एक सिक्योर्ड फील करोगे, आप एक एक्सप्रेस्ड फील करोगे कि हाँ मेरी मदर या मेरे फादर इस चीज़ को समझते हैं और इस चीज़ को एक्नॉलेज करते हैं कि मेरे इमोशंस भी इम्पोर्टेंट है, जो मैं सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ वो भी इम्पोर्टेंट है, और मेरे से बात कर रहे हैं उस बारे में। एक इमोशनल स्टेबिलिटी और बॉन्डिंग आ जाती है बच्चे में, स्टेबिलिटी बच्चे के अंदर और बॉन्डिंग पेरेंट और चाइल्ड के बीच में। तो एज पेरेंट्स बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चों के क्यूज को भी समझें। कभी कभी कुछ बच्चे एक्सप्रेस करेंगे कि आपने ऐसा करा, कभी कभी कुछ बच्चे नहीं करेंगे, देन दे विल टेंड टू अवॉइड यू, या आपसे अच्छे से बात नहीं करेंगे। तो एज पेरेंट्स ये समझना भी ज़रूरी है कि क्या मेरे बच्चे को ऐसा फील तो नहीं हो रहा है, क्या उसे वो चीज़ बुरी तो नहीं लगी, और अगर आपको ऐसा लग भी रहा है तो आप ज़रूर उससे बात करें, उसकी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे जाकर। अगर वो 5 साल का बच्चा है तो आप उस तरह से बात करें, अगर वो 10 साल का बच्चा है या 20 साल का बच्चा, तो फिर आप उस तरह से बात करें। अगर वो एक छोटा बच्चा है, बहुत बार ऐसे होता है कि 3 साल का बच्चा है और उसका एक भाई और बहन आ गए हैं, न्यूबॉर्न आ गए, तो आपको उसके लेवल पर जाकर बात करनी होगी, उसे पहले प्रिपेयर करना होगा कि फॉर एग्जांपल अगर कोई बच्चा है, उसका एक सिबलिंग आया है, तो आपको उसे धीरे धीरे समझाना पड़ेगा कि ये चीज़ होने वाली है, इस तरह से होगा। हो सकता है मम्मा को पापा को बेबी को ज़्यादा ध्यान देना पड़े, बट मम्मा और पापा आपके लिए हमेशा हैं। तो एक बच्चे को एक वो सिक्योर्ड फील कराना, उसके इमोशंस को, उसके कंसर्न्स को एक्नॉलेज करना, उसको गलत नहीं ठहराना कि नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, तुम्हें ही लगता है ऐसा। सो ये भी बहुत जरूरी है। जब हम बच्चे को बोलते हैं कि इसमें तो कोई बात नहीं थी रोने की, इसमें तो कोई गुस्सा करने वाली बात नहीं थी, तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो, ऐसे क्यों कर रहे हो, चुप हो जाओ, जो हम कह रहे हैं वो मानो। जब हम इस तरह से देखते हैं,
बात करते हैं या रिएक्ट करते हैं वो बच्चे के इमोशंस को सप्रेस करता है। तो इट्स बेटर कि हम उसके इमोशनल वेलबींग के लिए हमेशा इस बात का ध्यान रखें और एक्नॉलेज करें कि बच्चा क्या फील कर रहा है और किस तरह से फील कर रहा है, सो दैट एक बॉन्डिंग मेंटेन रहे। तो मैम एक रैपिड फायर राउंड स्टार्ट करते हैं। बच्चों में चेंजेस सबसे ज़्यादा किस वजह से है, मोबाइल या पेरेंट्स? मोबाइल। जेंटल पेरेंटिंग क्या सच में काम करती है? हाँ। स्क्रीन टाइम 0 होना चाहिए या फिर एक कंट्रोल में होना चाहिए? कंट्रोल में डेफिनेटली। मार्क्स इम्पोर्टेंट या मेंटल हेल्थ? मेंटल हेल्थ। ऑटिज्म अवेयरनेस बढ़ रही है या बस एक सोशल मीडिया ट्रेंड है? नहीं, बढ़ रही है ऑटिज्म अवेयरनेस। जॉइंट फैमिली या न्यूट्रल फैमिली? कुछ भी चलेगा, टाइप ऑफ पेरेंटिंग मैटर्स। 16 एज से कम सोशल मीडिया बैन होना चाहिए? सोशल मीडिया बैन हो सकता है 16 एज से कम, या। IQ इम्पोर्टेंट या EQ? EQ। तो मैम फाइनल मैसेज ऑडियंस के लिए? फाइनल मैसेज ऑडियंस के लिए ये कि बैलेंस बना के रखें अपनी पेरेंटिंग में। अर्ली इंटरवेंशन को ध्यान दें। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे में कुछ डेवलपमेंटल डिलेज आ रहे हैं तो ज़रूर उसे असेस करवाएं किसी साइकोलॉजिस्ट से, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट से, स्पीच थेरेपिस्ट से। स्टीरियोटाइप ना बनाएं किसी भी चीज़ को, बिकॉज अल्टीमेटली अगर आप अर्ली इंटरवेंशन नहीं कर रहे हो तो वो दैट इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट द चाइल्ड फॉर एवर। एंड अगर थोड़ा टाइम निकल भी गया है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ज़रूर जा सकते हैं किसी भी साइकोलॉजिस्ट के पास, बात कर सकते हैं और इंटरवेंशंस ले सकते हैं। इसके अलावा बच्चों के साथ टाइम स्पेंड इसके अलावा आप बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, जितना टाइम स्पेंड कर सकते हैं उनके साथ खेलें, उनके साथ इंटरैक्ट करें, उनको एनकरेज करें कि वो बाहर जाकर खेलें, बिकॉज प्ले इज़ द बेसिक ऑक्यूपेशन ऑफ द चाइल्ड। अगर कोई बच्चा खेल रहा है, उसको बातें करना आता है, उसे इंटरैक्ट करना आता है, उसे दूसरों की बातें समझना आता है, तो वो और अपने इमोशंस को समझना आता है, दूसरे के इमोशंस को समझना आता है, तो वो उसकी लर्निंग का बेस है। एकेडमिक्स को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में बैलेंस बना के रखें, बच्चों को नई चीज़ें सिखाएं, बाहर लेके जाएं, प्ले बेस्ड लर्निंग एनकरेज करें जितना हो सके। और अगर उन्हें लगता है कि अर्ली इंटरवेंशन की नीड है या उन्हें किसी प्रोफेशनल हेल्प की नीड है तो ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू मैम, आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी।